प्यारे विद्यार्थियों, हम अंतिम सेट देख रहे हैं बीएसटी का। इससे पहले आपका बिजनेस स्टडीज़ का कंप्लीट 4 सेट कंप्लीट करा दिए गए हैं इंग्लिश और हिंदी वर्जन में। ये आपका हिंदी और इंग्लिश वर्जन में फिर से आपका अंतिम सेट है। और इससे पहले आपके सारे सब्जेक्ट्स यानी कि आपके आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के सारे सब्जेक्ट जो है दोनों मीडियम के लिए कंप्लीट करा दिए गए हैं। और जो भी आपको सोल्यूशन नहीं मिलते हैं उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ भी इसके बाद आने वाली है, तो उसके लिए बिल्कुल चैनल पर एक्टिव रहें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दें। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या नेतृत्व निर्देशन का तत्व है? ये आपको बताना है। लीडरशिप एक एलिमेंट है डायरेक्शन का। तो हाँ, नेतृत्व जो है निर्देशन का वह तत्व है जिसमें वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन शामिल होता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही सिंपल ये आप एक लाइन में आंसर को दे सकते हैं। ठीक है, लीडरशिप इज द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग दैट इन्वॉल्व्स मोटिवेशन एंड परसुएशन इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर्ड गोल्स। इस तरह से आप जो है इसके डेफिनेशन को समझाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पे ये संबंध बताना है आपको। इसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा को परिभाषित करना है। तो अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। तो अभिप्रेरणा जो है निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कर्मचारियों में उत्तेजना पैदा करने की प्रक्रिया है। बस सिंपल सा लैंग्वेज है, आपको यूज कर देना है। ठीक है, मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एक्साइटमेंट अमॉन्ग द एम्प्लॉयज टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, प्रचार का क्या अर्थ है? तो प्रचार के अंतर्गत जो है सूचनाओं, नीतियों, नियमों, सिद्धांतों एवं समाचारों आदि को अधिक लोगों में प्रसारित किया जाता है। ठीक है, पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट दोनों अलग चीज़ें हैं, ध्यान रखना है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है। यहाँ पर जो है ये प्रचार और एडवर्टाइजमेंट मतलब प्रचार होता है, लेकिन उस प्रचार का प्रॉफिट कमाना मेन लक्ष्य होता है एडवर्टाइजमेंट का, जबकि पब्लिसिटी का मेन लक्ष्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। ठीक है, अंडर पब्लिसिटी इंफॉर्मेशन पॉलिसीज, रूल, प्रिंसिपल एंड न्यूज एक्सेट्रा आर डिस्क्रिमिनेटेड टू मोर पीपल्स। ठीक है, डिसएमिनेटेड। उसके बाद में जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपसे, सुविधाजनक उत्पाद के कोई दो उदाहरण देने। सुविधाजनक यानी कि कन्वीनियंट प्रोडक्ट्स बताने हैं। तो दिया सलाई यानी कि माचिस और नमक यानी कि सॉल्ट, ये दो ऐसे कॉमन एग्जाम्पल है जिसको आप आसानी से याद भी रख सकते हो और इसका आंसर भी आपका जो परफेक्ट बनता है। पांचवा जो क्वेश्चन, उपभोक्ता से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज मीन्ड बाय कंज्यूमर? तो कंज्यूमर क्या बोलेंगे हम? उपभोक्ता उस व्यक्ति को कहते हैं जो प्रतिफल के बदले वस्तु क्रय करता है तथा सेवा किराए पर लेता अथवा सेवा किराए पर लेता है अथवा उसका उपयोग करता है। तो इस तरह से जो है आप उपभोक्ता को डिफाइन करेंगे बिजनेस स्टडीज के लैंग्वेज में। कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बाइज गुड्स और टेक्स सर्विसेज ऑन रेंट और यूजेज देम इन रिटर्न ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, उसका प्रतिफल उसको कुछ ना कुछ मिलता है, इसीलिए तो वो जो है उस चीज़ का उपभोग करता है। उसके बाद में प्रबंध का जो अंतिम कार्य बताना है। तो कंट्रोलिंग जो है नियंत्रण उसका लास्ट फंक्शन है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का। उसके बाद में नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है। संप्रेषण प्रक्रिया का वर्णन करना है। क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा है, लेकिन ये एक्चुअली 5 नंबर का क्वेश्चन है। फिर भी हमें प्रक्रिया बतानी है, बतानी तो होगी। आप जरूरी है कि ये डायग्राम बनाएं संप्रेषण का। इसके सारे के सारे तत्व जो हैं इनको हिंदी में लिख लेना, क्योंकि यहाँ पहले से ही जैसे प्रेषक, तो ये आपका सेंटर प्रेषक हो गया, मैसेज हो गया आपका संदेश। उसके बाद में एनकोडिंग को बोलते हैं हम आपका संकेतीकरण, तो यहाँ पे संकेतीकरण। डिकोडिंग को जो हम इसके बाद में आपका एक मीडिया है, तो मीडिया तो आप जानते हो, चैनल या मीडिया बोल दोगे। और डिकोडिंग मतलब होता है संकेत वाचक। ठीक है, तो यहाँ पे डिकोडिंग करेगा, संकेत वाचन होगा, फिर रिसीवर के पास में पहुंच जाएगा। यहाँ से एक्चुअली क्या होता है, ये सेंडर जो है ये कोई मैसेज जो है वो मैसेज के माध्यम से भेजता है। ये जो भेजा गया संदेश है वो किसी भी माध्यम से भेजता है। उसके बाद में वो जो है उसकी इनकोडिंग किसी भी रूप में कर सकता है, और फिर वो जो है मीडिया के थ्रू डिकोडिंग की जाती है रिसीवर के लिए। और जो है डिकोडिंग होने के बाद रिसीवर को पहुंचता है, रिसीवर जो उसको फीडबैक देता है, अगेन जो है ये सेंटर के पास फीडबैक पहुंच जाता है। बीच में नॉइज़ जो है हर जगह पे शामिल हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे संप्रेषण में निम्नलिखित में सबसे पहला प्रेषक, संदेश भेजने वाला वाले को हम प्रेषक या संचारक के रूप में जानते हैं। वह एक वक्ता, लेखक या अभिनेता हो सकता है, यानी कि कोई भी हो सकता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया, वन वर्ड में आपको लिख देना है। दूसरा जो है मैसेज यानी कि संदेश, तो मैसेज
यह संचार का विषय यानी कि मैसेज में क्या जा रहा है वो विषय हो जाएगा। इसमें तथ्य, सूचना, विचार, राय आदि को शामिल कर सकते हैं। यह प्रेषक के दिमाग में मौजूद होता है, यानी कि जो सेंडर है उसके दिमाग में ये मैसेज ऑलरेडी होता है, तभी वो भेजता है। एनकोडिंग होती है फिर उसके बाद में संकेतीकरण, जिसको बोलते हैं प्रेषक संदेश को शब्दों, इशारों या अन्य प्रतीक अनुवाद में जो है करता है, या उसे लगता है कि रिसीवर जो है उस संदेश को समझ पाएगा। यानी रिसीवर तक भेजने के लिए उसको ये पता होता है कि वो किस कोडिंग में समझेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये बात होगी। उसके बाद में मीडिया या चैनल, तो मीडिया और चैनल जो है ये एनकोडेड संदेश जो है आपका संकेतीकरण संदेश किसी माध्यम से प्रसारित होगा, जिसे चैनल संचार चैनल के रूप में जाना जाता है, तो उसी को हम मीडिया बोलते हैं। जैसे कि बोलना, लिखना, फोन करना, इंटरनेट, कोई भी ये माध्यम हो सकता है। उसके बाद में संकेतवाचक यानी कि डिकोडिंग हो जाएगा। अब ये मीडिया से पहुंच तो गया रिसीवर के पास में, लेकिन रिसीवर जो है इसको लेने से पहले डिकोडिंग करेगा, या जो है बीच में डिकोडिंग होगी, यानी कि ये रिसीवर के लिए किस भाषा में जानी चाहिए उस भाषा में वो पहुंचेगी। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, वह व्यक्ति जो संदेश प्राप्त करता है रिसीवर कहलाता है, यानी कि प्राप्तकर्ता कहलाता है। और प्राप्तकर्ता जो है श्रोता, पाठक या दर्शक हो सकता है। और उसके बाद में प्रतिपुष्टि, जिसको फीडबैक बोल रहे हैं, तो प्राप्तकर्ता संदेश भेजने वाले को अपनी प्रतिक्रिया भेजता है। ठीक है, वो अपना रिएक्शन भेजता है। इस तरह की प्रतिक्रिया जो उसका रिएक्शन है उसको प्रतिपुष्टि के रूप में जाना जाता है, जिसको फीडबैक बोलते हैं। कस्टमर फीडबैक क्या है, आपका फीडबैक क्या है, आपका टीचर पढ़ा कैसा रहा, ये फीडबैक होता है। ठीक है, तो इस तरह से। और नॉइज तो आपका आता ही है, इसका अर्थ है संचार प्रक्रिया में बाधा या परेशानी। तो इस तरह से सिंगल वर्ड्स में भी लिखेंगे तो आसानी से आप लिख सकते हैं। इस डायग्राम को बना देना, और हिंदी में हर चीज़ मैंने आपको बता दी, लिखी हुई भी है, तो आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये वैसे 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं था, 5 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है ये। तो यहाँ पे द कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है इसको आपको बता देना है। तो इस तरह से पहला सेंडर, दूसरा मैसेज, फिर इनकोडिंग, फिर चैनल और मीडिया, फिर डिकोडिंग, रिसीवर और फीडबैक एंड नॉइस। ठीक है, तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आराम से वीडियो को पॉज करके इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट पढ़ ले, मैंने आपको हिंदी में समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद में नियंत्रण की विशेषताओं का उल्लेख करें। और ये भी जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली 3 नंबर का नहीं है, 5 नंबर का होना चाहिए। इसमें 8 जो है कम से कम 7-8 जो है आप विशेषताएं लिख सकते हो। तो इसकी विशेषता पहली बात करें तो ये मैनेजरियल फंक्शन है। उसके बाद में ये निरंतर क्रिया है, कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। और बार बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग एक्टिविटी भी है। ये नियंत्रण का सार कार्रवाई है, ये पूरा का पूरा एसेंस है उसका। उसके बाद में सर्वव्यापी यानी कि परवेसिव जो है फंक्शन है, गायात्मक प्रक्रिया, डायनामिक फंक्शन है, ये रुकता नहीं है। तो इस तरह से ये सारी की सारी विशेषताएं हैं। ये सारी विशेषताओं में से आप, अगर आपके पास समय नहीं है, आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, अगर इतना बड़ा क्वेश्चन आता है तो आपको करना क्या है, केवल 3 पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देना है, बाकी सारे पॉइंट्स को लिख देना है। ठीक है, तो कोई भी 3 पॉइंट जो आपको याद होंगे उनको एक्सप्लेन कर देना है, बाकी पॉइंट्स को जो जितने भी आपको याद है उनको उसके नीचे लिख देना है कि प्रबंध के नियंत्रण की और भी विशेषताएं हैं, जैसे कि ये आप जैसे नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 आप एक्सप्लेन करेंगे तो 3 मार्क्स मिल जाते हैं। तो पहला आपको प्रबंधकीय कार्य जो है उसको बताना है कि वो कैसे जो है नियंत्रण जो है महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्यों में से है। ठीक है, और जो है ये प्रबंध क्या है करता है, लक्ष्यों की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए जो है अपने अधीनस्थ यानी कि उसके नीचे जो काम कर रहे हैं उनको जो है नियंत्रित करना पड़ता है। तो यही प्रबंधकीय जो है कार्य है। और प्रबंध के सभी स्तर जो है ये काम होता है, यानी कि उच्च पे भी होता है, मध्य पे भी होता है और निम्न में भी होता है। तो सभी में ये प्रबंधकीय कार्य होता है। निरंतर प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस एक्टिविटी, इससे पहले मैं बता चुका हूँ कंटिन्यूअस एक्टिविटी क्या होता है, तो इसको भी आप दूसरे सेट में समझ सकते हैं। उसके अलावा जो है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग एक्टिविटी, ये स्पेशल क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये भी मैं सॉल्व करवा चुका हूँ। वाई जो कंट्रोलिंग इज ए बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग एक्टिविटी, कंट्रोलिंग जो है आपका बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है, ये भी आपको पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, और इसके बाद में नियंत्रण का सार कार्रवाई है, एसेंस ऑफ कंट्रोल एक्शन है, ये भी आपको बता देना है। सिंपल सिंपल लैंग्वेज में जो है लिखा गया है, आपको केवल 2-2 लाइनें लिखनी है, तो आपको उसी हिसाब से लिख देना है, क्योंकि ये 3 नंबर के क्वेश्चन में इतना बड़ा तो आपको लिखना नहीं है। सर्वव्यापी कार्य है, ठीक है, और गायात्मक प्रक्रिया है। तो ये सारे के सारी चीज़ें हैं, केवल आपको कोई भी 2-3 पॉइंट जो आपको याद होते हैं उनको एक्सप्लेन करना है, बाकी पॉइंट्स को ऐसे ही लिख देना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आपका कंट्रोलिंग या फिर नेचर ऑफ कंट्रोलिंग जो है आपके कितने होते हैं, तो यहाँ पर जो है आपको ऊपर छोड़ दो, भूल जाओ। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग है, ये मैनेजरियल फंक्शन है, फॉरवर्ड लुकिंग है, कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, कंट्रोल इन बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव है, कंट्रोल इन सर्कुलर मोमेंटम है, मूवमेंट है। इसके बाद में एसेंस ऑफ कंट्रोल इन एक्शन है, कंट्रोल इन नीड इन ऑल लेवल्स है।
तो इस तरह से आप बता सकते हैं, कोई भी फंक्शन को आप 2 को या 3 को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सभी को एक्सप्लेन किया गया है, इन सभी को आप नोट डाउन कर लें और जो आपको आसानी से याद होता है उसको केवल याद रखें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको पहला, दूसरा, तीसरा ही एक्सप्लेन करना है। कोई भी मैं कहूँगा हमेशा 5 याद करिए, ताकि आपका 5 नंबर का अगर ये क्वेश्चन बनता है तो 5 नंबर में आपको दिक्कत ना हो। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं। इंग्लिश मीडियम में 8 हैं, आप इसमें से कोई भी 5 को जो आपको अच्छा लगता है वो 5 याद करें, जो भी सिंपल लगता है आपको। निर्देशन तथा पर्यवेक्षण में अंतर विभेद, यानी दोनों में डिफरेंसेस करने हैं आपको, निर्देशन और सुपरविजन। निर्देशन देखिए, ये जो है संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आदेश और निर्देश जारी करने और अधीनस्थों को प्रेरित करने के लिए किया जाता है। यानी कि निर्देशन जो डायरेक्शन है नहीं, ये सबसे टॉप मैनेजमेंट करता है, ठीक है। उसके बाद में सुपरविजन जो है, ये नीचे दिए गए आदमियों को काम है, जिनको ये निर्देशित कर रहा है उन आदमियों का काम है। यानी कि यह अधीनस्थों को सौंपे गए कार्यों के प्रति के अवलोकन को संदर्भित करता है। उसके बाद में अर्थ तो हमने बता दिया, दायरा भी बता सकते हैं। दायरा क्या है कि इसका जो दायरा है पर्यवेक्षण की तुलना में इसका व्यापक दायरा है, यानी कि इसका बहुत बड़ा, ये सबको कंट्रोल करता है डायरेक्शन। और सुपरविजन जो है केवल अपने जो उसके उसके एरिया में आता है बस उसी को सुपरवाइज करता है। तो निर्देशन एक हिस्सा है, ठीक है, इसका ये डायरेक्शन का क्या है, ये सुपरविजन एक हिस्सा है। और इसके अलावा व्यक्तिगत संपर्क कैसा होता है, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति टू व्यक्ति इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए, ये पूरा का पूरा जो है आमने सामने हो, ये भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये जो है ये हमेशा आमने सामने के संपर्क में किया जाता है सुपरविज़न। उसके बाद में स्तर, लेवल कैसा है, तो लेवल जो है इसका आपका शीर्ष और मध्यम स्तर जो है इसका रहता है डायरेक्शन में, और ये निचले स्तर का काम है, ठीक है। तो ये आपका अ, सबसे ऊपर स्तर का, ऊंचे स्तर का, फिर मध्य स्तर, दोनों का काम है, और ये सबसे नीचे स्तर का काम है। तो इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्शन सुपरविजन को इंग्लिश में डिफरेंशिएट किया गया मीनिंग, स्कोप और पर्सनल कॉन्टैक्ट एंड लेवल के हिसाब से, आसानी से याद हो जाएगा, कुछ भी नहीं है इसमें। नियोजन तथा नियंत्रण का संबंध स्पष्ट करना। नियोजन और नियंत्रण के बहुत सारे संबंध हैं, 3 पॉइंट लिख देना, मैंने यहाँ पे 4-5 पॉइंट लिख दिए, ठीक है। सबसे पहला संबंध है नियोजन नियंत्रण को, जो नियंत्रण नियोजन को बनाए रखता है। यानी कि नियंत्रण जो है नियोजन की कार्यविधि को निर्देशित करता है, नियंत्रण ही नियोजन को निर्देशित करता है, और हमारा ध्यान वहाँ आकर्षित करता है जहाँ नियोजन की आवश्यकता है, जहाँ पे प्लानिंग की आवश्यकता है, ठीक है। तब जाके हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है। अतः नियोजन जो है, नियंत्रण जो है नियोजन को बनाए रखता है। तो नियंत्रण, कंट्रोलिंग क्या करता है, कंट्रोलिंग जो है ये प्लानिंग को बनाए रखता है। मैंने प्लान बनाया, अब उसके ऊपर कंट्रोल मेरा रहेगा तभी वो प्लान सक्सेस होगा, अदरवाइज नहीं। तो इस तरह से आपका होता है। नियंत्रण नियोजन के अभाव में अंधा है, जैसे कि इस रिलेशन से दिख रहा है। तो नियंत्रण के अंतर्गत वास्तविक कार्य की तुलना जो है निर्धारित प्रमापों से की जाती है। प्रमाप नियोजन के अंतर्गत निश्चित किए जाते हैं। अगर जो योजना ना हो और प्रमाप ना हो तो नियंत्रण का जो है कोई भी औचित्य नहीं रहेगा, समाप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि नियंत्रण जो है नियोजन के बिना क्या है, अंधा है, बिना लय पूर्ण है। तो इस तरह से आप नियोजन नियंत्रण के अभाव में अर्थहीन है ये भी बता सकते हैं। और नियोजन आगे की ओर देखता है, जबकि नियंत्रण जो है ये पीछे की ओर देखता है। तो नियोजन क्या करता है, नियोजन इज प्लानिंग, ठीक है। और नियंत्रण कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग क्या है कि मैंने आज प्लान बना दिया, तो इस प्लान को आगे मेरे को देखना है कि लागू कैसे करना है, और जो मैंने कल प्लान बनाया था या 10 दिन पहले प्लान बनाया था उसको भी देखना पड़ेगा मुझे कि मैंने वो प्लान बनाया था वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा। तो क्या है, ये आगे देखता भी है और पीछे भी देखता है। तो अलग चीज़ है क्या, नियोजन जो है ये आगे देखता है, प्लानिंग आपका आगे देखता है, और नियंत्रण कंट्रोलिंग जो है आगे की जगह सॉरी पीछे की ओर भी देखता है। तो ये दोनों की तरफ देखता है, ठीक है। नियंत्रण जो है दोनों तरफ देखता है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिखा है, इसको इंग्लिश में आप जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो समझ सकते हैं, बहुत आसान लैंग्वेज में जो सॉल्यूशंस इस बार आपके सारे सेट्स के मैंने प्रोवाइड किए। इसके अलावा जो बुक मैटर पढ़ोगे तो बुक में थोड़ा सा आपको ज़्यादा समस्या होगी। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उत्पाद से क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को आपको डिफाइन करना है। अब एक लाइन में डिफाइन करोगे तीन तीन नंबर नहीं देगा, तो यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा इसको डिफाइन ज़्यादा कर देंगे। तो पहले तो एक शब्द में समझिए, अगर ये पूछता है एक शब्द में तो हम बताएंगे ये आंसर। विपणन के संदर्भ में कोई भी वस्तु जो किसी बाजार में बेची जा सके और जो लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके उसे उत्पाद कहते हैं। बस सिंपल लैंग्वेज। यहाँ पर आप जो है इंग्लिश में लिख सकते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मार्केटिंग एनी आइटम दैट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट एंड विच फुलफिल्स द नीड्स ऑफ द पीपल इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। अब इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं, क्योंकि इसमें 3 नंबर चाहिए तो थोड़ा सा और इसको हम लिख सकते हैं। आप ये तो केवल एक लाइन में अगर चाहें तो इसको लिखें, आपका जब 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है और जब 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो ये वाला लिखें। सामान्य अर्थ में उत्पाद से तात्पर्य उन सभी वस्तुओं और सेवाओं से है जिनसे उपभोक्ताओं की जो संतुष्टि होती है, यानी कि कंज्यूमर्स जो हैं वो सेटिस्फाई होते हैं। किंतु विस्तृत विस्तृत अर्थ में उत्पादन का आशय उन
सदृश्य भौतिक और रासायनिक लक्षणों से है जो आसानी से पहचान में आने वाली आकृति, आकार, परिणाम आदि में संग्रहित हों, जैसे कि साबुन, तेल, जूते, टूथपेस्ट, डिटर्जेंट पाउडर, क्रिकेट बैट, ये सब कुछ समझ में आ जाता है नाम सुनते ही। और विपणन की दृष्टि से उत्पाद शब्द अधिक व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक ब्रांड एक अलग उत्पाद है। जैसे टाइड सर्फ और निरमा दोनों डिटर्जेंट पाउडर पृथक पृथक उत्पाद कहलाएंगे, जबकि साधारण अर्थ में अगर बात करें तो दोनों एक ही उत्पाद कहलाएंगे। तो विपणन में जो है, मार्केटिंग में इसको हम जो है अलग अलग बोलते हैं, और जनरली बोलेंगे हम जो है ये एक ही उत्पाद है। और इसी प्रकार यदि हम किसी ब्रांड के अलग अलग आकार के पैकिंग बना दिए जाएं, वे भी अलग अलग उत्पाद होंगे। यानी कि एक ही ब्रांड के अलग अलग पैकेट अलग अलग बना दिए जाएं, जैसे कि एंकर टूथपेस्ट 3 आकारों में उपलब्ध है, छोटा, मध्यम और बड़ा आकार, ये तीनों अलग अलग वस्तुएं कहलाएंगी। तो इस तरह से जो है आप वस्तु को, यानी कि जो है यहाँ पे उत्पाद को डिफाइन कर सकते हैं अपने शब्दों में। तो इस तरह से लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना मैंने लिखा है उतना आप लिखो, इसमें से 2-4 लाइनें कम आपको जो भी लिखनी है उतना आपके हिसाब से लिखना है। तो ये है इसका इंग्लिश में सॉल्यूशन, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया, यही चीज़ मैंने यहाँ पे इंग्लिश में बताई है। तो इसको आप पढ़ोगे तो आपको पूरा जो है डिफाइन हो जाएगा, सही से याद हो जाएगा। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता के निम्नलिखित अधिकारों को समझाइए। एक्चुअली आपके ये 3 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे गए 3 नंबर के नहीं है, पहले मैं आपको बता चुका हूँ, इसको ध्यान में रखें, क्योंकि जो चीज़ पूछ रहा है उसको आपको बताना है, और वो बताओगे तो वो आंसर लंबा हो जाएगा, तो इसलिए 3 नंबर का नहीं है। यहाँ पे एक्सप्लेन करना है फॉलोइंग राइट्स। तो इसमें सुरक्षा का अधिकार पहले ही बता चुका हूँ, उपभोक्ता के शिक्षा का अधिकार पहले बता चुका हूँ इससे पहले सेट्स में, फिर भी मैंने यहाँ पे सुरक्षा का अधिकार जो है आपको लिख दिया है, पढ़ लेना। इसको कई बार समझा चुका हूँ, क्योंकि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में पूछा गया है कि उपभोक्ता के अधिकारों का वर्णन करें, और एक सेट में मैंने आपको सारे अधिकार बताए हैं। और दूसरा जो आपको बताना था शिक्षा का अधिकार, तो वो भी आप यहाँ पे एक बार पढ़ लीजिए, आपको रिविजन हो जाएगा। बाकी आपको पूरा का पूरा जो है वो सारे सेट में मिलेगा, सारे सोल्यूशन। लेबल के प्रकारों का वर्णन यहाँ पे सही है, ये पहला क्वेश्चन पहली बार आया है। लेबल के प्रकारों का वर्णन, तो लेबल जो है ब्रांड लेबल होते हैं, उसके बाद में ग्रेड लेबल होते हैं, और विवरणात्मक और सूचनात्मक लेबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेबल जो है आपको बताने हैं। यहाँ लेबल लिखा है, लेबल कर लेना। लेबल जो है बुक में था, तो बुक में से ऐसे ही लिख दिया। इसमें आप देखिए, इसको जो है हमें केवल एक एक दो दो लाइनों में इनको बता देना है, नहीं तो फिर क्या है कि एग्जामिनर फिर नंबर काट लेगा नाम लिखने से। तो ये तो 1 नंबर के 2 नंबर के आंसर में केवल नाम लिख सकते हो, लेकिन इनमें बाकी को, तो आपका ब्रांड जो लेबल है, बोर्ड लेबल, तो इस ब्रांड लेबल में क्या है आपका, देखिए यहाँ पर जो है एक ब्रांड, यहाँ पे ब्रांड कर देना। ठीक है, ब्रांड लिखा है ना, तो यहाँ पे ब्रांड लेबल केवल ब्रांड ही है। ठीक है, या ग्रांड भी बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। एक ग्रांड लेबल जो है केवल ब्रांड ही है, ग्रांड मतलब बड़ा। तो एक ब्रांड जो है वो एक बड़ा लेबल है, जो कि उत्पाद या उसके पैकेज पे लगाया जाता है। लेबल के लिए उत्पाद के साथ कोई अलग चिट संलग्न नहीं की जाती, यानी लेबल लगा दिया तो वही चीज़ जो है सब कुछ बता देगा। तो ग्रांड लेबल जो है वो एक ब्रांड ही होता है, और ऐसे लेबल से ग्राहकों को पूर्ण सूचनाएं जो है नहीं मिल पाती हैं। ठीक है, एक जो ये लेबल होता है ना, ब्रांड लेबल, ये ब्रांड मतलब मेरी छाप है बस। ठीक है, इसमें सूचनाएं नहीं मिलती। उसके बाद में ग्रेड लेवल आता है, तो ग्रेड लेवल के अंदर जो है वस्तु की किस्म को सूचित किया जाता है। ठीक है, जिसमें आपका अक्षर, संख्या, शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। और कंपनी जब वस्तु की अनेक किस्में बना रही होती है, तो भिन्न भिन्न किस्मों के लिए भिन्न भिन्न लेबल का प्रयोग करती है, जैसे लक्स और लक्स सुप्रीम, उषा पंखों में प्राइमा और डिलक्स और कॉन्टिनेंटल। तो ये सारे के सारे पंखे हैं, लेकिन सब के सब ब्रांड जो हैं अलग अलग हैं। ठीक है ना, तो इनको सूचना जो है अलग अलग तरीक़ों से दी जा रही है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। और विवरणात्मक तो आप जानते ही हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, प्रयोग की विशेषताएं हो, प्रयोग हो, संरचना हो, सावधानी हो, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और सबसे ज़्यादा ये चीज़ें जो है आपकी दवाओं के संबंध में जो है इस लेबल का उपयोग किया जाता है। तो ये 3 तरह के लेबल होती हैं, आपको समझ में आ चुका होगा। इसको मैंने नीचे यहाँ पे लिख दिया है, इनको यहाँ से नोट डाउन कर लेना, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़े क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं 5-5 नंबर के, प्रभावशाली संदेश वाहन की विभिन्न बाधाओं का वर्णन करना है। विभिन्न बाधाएं जो जो आती हैं, तो इसमें सांकेतिक या सांकेतीय बाधाएं बोलते हैं, ये पहली आती है। यानी कि संकेत भाषा की वह शाखा है जो शब्द या वाक्यों के अर्थ में संबंध रखती है। और संकेतीय बाधाएं उन समस्याओं या बाधाओं से संबंधित है जो संदेश की एनकोडिंग और डिकोडिंग करने की प्रक्रिया में उन्हें शब्दों अथवा संकेतों में परिवर्तित करते समय आती है। कभी कभी संदेश जिस शब्दों में भेजे जाते हैं, तो ना तो उनका एनकोडिंग हो सकता है, ना डिकोडिंग हो सकता है। तो यहाँ पर जो या तो एनकोडिंग हो जाएगा तो डिकोडिंग नहीं होगा, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो ये एक बाधा
में शामिल होता है। ठीक है, इसके अलावा मनोवैज्ञानिक बाधाएं जो हैं, भावात्मक या मनोवैज्ञानिक जिसको बोलते हैं, उसके अलावा आपका संगठन संरचना संबंधी बाधाएं, बैरियर्स एज ए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिसमें संगठनात्मक बाधाओं में किसको शामिल किया जाता है, जैसे संगठनात्मक नीति है और नियम और अधिनियम है। ठीक है, पद है आपका, और संगठनात्मक ढांचे में जटिलता है, और उसके अलावा सुविधाएं इत्यादि हैं। तो ये सब चीज़ें भी आती हैं इसमें। व्यक्तिगत बाधाएं फिर आ जाती हैं इसमें, प्रेषक और संदेश प्राप्तकर्ता दोनों की जो है प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और प्रभावी अब इसके लिए सुझाव जो है ये भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो ये देखिए, इतने अगर आप पॉइंट लिखते हो तो आपको 5 नंबर देना पॉसिबल नहीं है, तो एक दो आप जो है सुझाव लिख सकते हैं, बाकी आप सुझाव हमेशा याद करें क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सजेशन फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी प्रभावी संप्रेषण के लिए सुझाव। तो यहाँ पे जो है संप्रेषण करने से पहले विचार या लक्ष्य स्पष्ट करने चाहिए, पहला तो ये सुझाव हो सकता है। संदेश प्राप्तकर्ता की आवश्यकता अनुसार जो है संप्रेषण करें तो सबसे बेस्ट है कि भाई उसको किस लैंग्वेज में समझ में आएगा, और संप्रेषण के पहले अन्य लोगों से भी परामर्श कर लें, ये भी बेटर है। किसी के माइंड में क्या है वो आपको बता देगा। उसके अलावा जो है संदेश में प्रयुक्त भाषा शैली तथा उसकी विषय वस्तु जो है वो जागरूक रहे, यानी कि बस विषय वस्तु के लिए जागरूक रहे, क्लियर मैसेज होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये बैरियर्स को जो है आप इंग्लिश में भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो मैंने बताया आपको उसी को यहाँ पे 4 तरह की हैं, ये 4 लिख दोगे। 3 व्यक्तिगत बाधाएं जो लास्ट है, उसके बाद में उन बाधाओं को जो है आप क्लियर भी करोगे। यहाँ पर जो है ये आपका इतनी बाधाएं होती हैं, 4 बाधाएं होती हैं। उसके बाद में सजेशन फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इन बाधाओं को जो है दूर करने के लिए जो हमें सजेशन देने होते हैं, तो इनको भी हम जो है देते हैं, और ये आपके क्वेश्चन को पूरा करता है। अदरवाइज एग्जामिनर नंबर काट लेगा। तो इनमें से एक दो बाधाओं के नाम लिख देना, डिस्क्राइब करने की आवश्यकता नहीं है, तो पॉइंट में नाम लिख देना। उसके बाद आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे, विज्ञापन को परिभाषित करना है और इसकी मुख्य विशेषताएं बतानी है। विज्ञापन को आप जानते हो, विलेयर के शब्द में पहले ही बताया, विज्ञापन लोगों को क्रय करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से विचारों, वस्तुओं और सेवाओं का अवैतनिक प्रस्तुतिकरण है जिसके लिए भुगतान किया जाता है। यानी कि एडवर्टाइजमेंट इज ए फॉर्म ऑफ पेड नॉन पर्सनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडिया, गुड्स और सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ इंक्लूडिंग पीपल टू बाय। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख दोगे। इसके अलावा जो है आप शेल्डन का डेफिनेशन लिखना चाहो तो इस शेल्डन का भी दिया है मैंने डेफिनेशन, क्योंकि परिभाषा ही पूछी है, तो परिभाषा में आपको जो परिभाषा अच्छे से याद होती है उसको आप कर ले, तो शेल्डन की भी आप दे सकते हो। उसके बाद में विज्ञापन की विशेषताएं, जिसको लक्षण या फीचर बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, इनको देखते हैं, खासियतों को। तो यहाँ पर जो है विज्ञापन के प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसमें आपका विज्ञापन सदैव अव्यक्तिगत अव्यक्तिगत होता है, अर्थात कोई भी व्यक्ति आमने सामने विज्ञापन नहीं करता, यानी कि कोई भी फ्रंट टू फ्रंट बैठ के जो है एक दूसरे को विज्ञापन नहीं करता। ठीक है, अव्यक्तिगत होता है ये। विज्ञापन द्वारा संदेश जो है सार्वजनिक रूप में जन साधारण तक पहुंचाया जाता है। विज्ञापन दाता जो है इसके लिए क्या है करता है, भुगतान करता है। विज्ञापन का संदेश लिखित, दृष्टि या मौखिक भी हो सकता है। विज्ञापन विभिन्न माध्यमों के द्वारा किया जा सकता है, और विज्ञापन का उद्देश्य जो है ग्राहकों को विज्ञाप्ति सामग्री का क्रय करने के लिए प्रेरित करना है, यानी कि जो विज्ञापन हम दे रहे हैं उस सामान को विज्ञाप्ति सामान बोलेंगे, तो उस सामान को खरीदने के लिए प्रेरित करना है। और विज्ञापन की पुनरावृत्ति होती रहती है, ये भी खास बात है, विज्ञापन की बार बार आता है। तो यही फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स जो है आपको बता देने हैं। एडवर्टाइजमेंट इज ऑलवेज इम्पर्सनल, नेवर वन पर्सन डज फेस टू फेस एडवर्टाइजिंग, जो है आमने सामने बैठ के एडवर्टाइजमेंट नहीं होती है। इस तरह से जो पॉइंट्स मैंने आपको हिंदी में समझाए हैं इनको आप यहाँ से रिमाइंड कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपलब्ध त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्रों का वर्णन करना है। और यहाँ पे जो इंग्लिश में लिखा है ये क्वेश्चन गलत लिखा है, और हिंदी में लिखा है ये क्वेश्चन अलग लिखा है। यानी गलत क्यों लिखा है कि इसमें एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ कंज्यूमर, तो राइट्स ऑफ कंज्यूमर तो मैं आपको पहले भी सेट्स में करा चुका हूँ 1986 के, जिसमें आपका जो है सुरक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, चुनने का अधिकार, ये सारी चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है आपको इसमें नहीं बतानी है, क्योंकि जब आपका क्वेश्चन मिसप्रिंट होगा तो ध्यान रखना आपको बोर्ड में वही क्वेश्चन मानने होते हैं जो हिंदी में लिखे जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, आपको अगर पता नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ ये चीज़, आपके टीचर भी बता देते हैं कभी कभी, कि जो बोर्ड में अगर कोई आपको इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट हैं और उसने देखा कि यहाँ पर राइट्स ऑफ कंज्यूमर लिखा है, और हिंदी में उसने पूछा है कि त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्रों की, यानी कि 3 टायर सिस्टम आपको बताना है। ठीक है, और यहाँ पे पूछा गया है राइट्स, तो आपको जो है हिंदी वर्जन को कंप्लीट सही मानना है, हिंदी वर्जन को ही सही माना जाएगा, एग्जामिनर भी उसको सही मानेगा। और लिखा भी होता है कई प्रश्नों पत्र में, अगर त्रुटि की स्थिति में हिंदी में लिखे गए प्रश्नों को सही माना जाएगा। कई कई प्रश्न पत्रों में लिखा रहता है ये निर्देश में ऊपर स्टार्टिंग में।
ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो है इंग्लिश वर्जन में गलत है, बाकी हिंदी वर्जन का आंसर मैंने दे दिया। ये वाला आंसर ऑलरेडी दिया हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये वाले आंसर दे देता हूँ, जिसके अंतर्गत त्रिस्तरीय न्यायिक व्यवस्था आती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, उपभोक्ता संरक्षण त्रिस्तरीय तंत्र में जो है जिला मंच आता है, राज्य आयोग आता है और राष्ट्रीय आयोग आता है। तीन आते हैं, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट और नेशनल कमीशन। ठीक है, इसके अंतर्गत जो व्यवस्था में पहला जो है जिला मंच जो है, डिस्ट्रिक्ट, जिसको जिला उपभोक्ता फोरम भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरम कहते हैं, तो जिला उपभोक्ता फोरम को ही जिला मंच कहा जाता है। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधान के अनुसार इस मंच की स्थापना जिला स्तर पर की गई थी, और जिला स्तर पर जितने भी उपभोक्ता के विवाद और समस्याएं हैं उन सभी का समाधान इस मंच के अंतर्गत किया जाता है। और इसके अंतर्गत जो है 2 लाख रुपए तक के दावे तक सुनवाई की जाती है। जो अभी 2019 में इन्वेंटमेंट होगा तो उसमें आपको चेंज कर दिया जाएगा, ये आपको 1986 के हिसाब से जो पूछा है वही बताना है। ठीक है, तो 2 लाख रुपए तक के दावे पे सुनवाई की जाती है। कोई भी व्यक्ति जो जिला मंच के आदेश से पीड़ित है, यानी कि जिला मंच से खुश नहीं है, वह राज्य आयोग के समक्ष जिला मंच के आदेश के विरुद्ध जो है अपील कर सकता है, पर शर्त ये होती है कि 30 दिनों के अंदर करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद में राज्य आयोग क्या है, तो राज्य आयोग जो है ये दूसरा जो है एक लेवल है, जिसमें राज्य आयोग की स्थापना जो है उपभोक्ताओं की और विवादों को राज्य के स्तर पर जो है दूर करने के लिए बनाया गया है। और इस आयोग के अंतर्गत जो है उपभोक्ता के 2 लाख रुपए से अधिक और 1 करोड़ रुपए तक के जो है दावे को सुना जा सकता है यहाँ पर, और उसकी कार्रवाई की जा सकती है। यदि फिर भी कोई इस अपील से राज्य आयोग से खुश नहीं है, स्टेट कमीशन से खुश नहीं है, उसके फैसले से खुश नहीं है, तो वो राष्ट्रीय आयोग के पास भी जा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि उसका जो ये मुकदमा है वो इस टाइप का हो, 1 करोड़ से ज़्यादा का हो या 1 करोड़ से ऊपर रहे। तो राष्ट्रीय आयोग की स्थापना जो है केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर की जाती है, जिसमें 1 करोड़ रुपए से अधिक के विवादों के संबंध में निर्णय लिए जाते हैं, और ये राज्य आयोग के निर्णय के विरुद्ध भी अपील कर सकता है। ठीक है, तो ये जो आपका राज्य आयोग अगर सुनता नहीं है या फिर इसने आपके हक में फैसला नहीं दिया है, तो आप राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन के पास भी जा सकते हैं। तो ये त्रिस्तरीय, 3 टेयर सिस्टम था, जिसको क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इंग्लिश में लिखता तो वो बोलता व्हाट आर द कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन 3 टेयर सिस्टम, तो आप इसको डिस्क्राइब, तो इस तरह से लिखा होता आपको, या एक्सप्लेन कंज्यूमर प्रोटेक्शन 3 टेयर सिस्टम, तो ये होता आपका इंग्लिश में। और यहाँ पर जो है इसको एक्सप्लेन किया है तीनों डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल को, जो मैंने हिंदी में समझाया, आप इसको यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ के याद कर लें। दूसरा भी आपका जो है स्टेट फोरम कमीशन है, उसके बाद में नेशनल कमीशन है। इस तरह से आपका ये सोल्यूशन। 18 नंबर है, नियंत्रण की सीमाओं का वर्णन करना है, यानी लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोल। तो सबसे पहला, बाहरी घटकों पर नियंत्रण कम होता है इसका। ठीक है, लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो भी एक संस्था अपनी आंतरिक गतिविधियों को तो नियंत्रित कर सकती है, लेकिन बाहर की घटनाएं, जैसे कि सरकारी नीतियां चेंज हो गई, सरकार चेंज हो गई, तो उनको नियंत्रण नहीं कर सकते हो। ठीक है, कराधान की प्रणाली, यानी टैक्स को चेंज कर दिया जाए तो भी इनके प्रॉब्लम हो सकती है। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हो जाए, स्पर्धता बढ़ जाए मार्केट की, उपभोक्ताओं का व्यवहार बढ़ जाए, बेकार हो जाए आपके उसके प्रति, आपके लेवल या आपके कंपनी के प्रति, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बाहरी घटकों के रूप में काम करती हैं। ठीक है, तो ये लिमिटेशंस हैं। ठीक है, नियंत्रण इस पे कंट्रोल नहीं कर सकता। उसके अलावा जो है संख्यात्मक मानकों को निर्धारण करने में कठिनाई आती है, कुछ डिफिकल्टीज आती है क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स को सेट करने में, जिसमें आपके आ सकते हैं कर्मचारी की लगन, निष्ठा, कर्तव्य भाव, कार्य संतुष्टि आदि शामिल है। अब कौन किसको कितना, कोई लगनी मिलता है, कोई निष्ठा वाला मिलता है, कोई कर्तव्य के लिए सही समय पे आता है, कोई कार्य संतुष्टि से करता है, तो सबका कंपैरिजन किस हिसाब से करें, यहाँ पर थोड़ी सी तुलना में दिक्कत आती है। इसके बाद में जो है आपका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को निर्धारित करने में कठिनाई आती है, यानी कि डिफिकल्ट होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को करने में, किसी की और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या निर्धारित करें, यहाँ पर जो है हम इसमें फेल हो जाते हैं। यानी कि कभी मैं आपसे आप किसी से कुछ उम्मीद रखते हैं कि ये सारा काम देख लेगा, लेकिन आप जाकर के जब उससे पता करते हैं कि वो काम हुआ तो वो काम नहीं होता है, तो यहाँ पर जो है आप कंट्रोल जो है आपका उसको दोषी समझ सकते हैं, क्योंकि आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी थी, लेकिन आपने उम्मीद की थी। तो वो जो चीज़ है रिस्पॉन्सिबिलिटी कायम करने में कामयाबी नहीं होती। तो यहाँ पर जो है कर्मचारी जो है ये इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, कर्मचारी और कई चीज़ और त्रुटियां बहुत हो जाती हैं इसमें। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। महंगी प्रक्रिया है, एक्सपेंसिव प्रोसेस है, क्योंकि कंट्रोल करना है तो हर जगह से इसका प्रयास जो है बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ता है। जैसे धन, प्रयासों और समय के संदर्भ में जो है नियंत्रण एक महंगी प्रक्रिया है। ठीक है, और एक छोटा उद्यम जो है महंगी नियंत्रण प्रणाली को स्थापित करने का जोखिम नहीं उठा सकता। प्रबंधकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नियंत्रण प्रणाली की स्थापना परिचालन लागत इससे प्राप्त लाभों से अधिक ना हो। ठीक है,
तो यहाँ पर है लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग, इंग्लिश में लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, डिफिकल्टीज इन सेटिंग क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड्स, डिफिकल्टी इन फिक्सिंग इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्सपेंसिव जो प्रोसेस है ये। और अंतिम क्वेश्चन है विपणन मिश्रण के तत्वों का वर्णन करना है, तो इसमें आप 4 P जानते हैं। तो मैकनार्थी ने जो विपणन के 4 जो है तत्वों को बताया है, आप चाहें तो मैकनार्थी का नाम लिख सकते हैं, अगर आपको याद नहीं रहता तो छोड़ सकते हैं मैकार्थी का नाम, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक प्रोडक्ट उत्पाद है, दूसरा है आपका स्थान यानी कि प्लेस, संवर्धन प्रमोशन, और कीमत यानी कि प्राइस, ठीक है। तो इन्होंने जो है हमने इसको उत्पाद को डिफाइन कर दिया है। उत्पाद में क्या आ सकता है, शैली, किस्में, पैकेज, लेबल, ब्रांड इत्यादि सभी चीज़ आ सकती हैं, गारंटी और सेवाएं भी शामिल हो जाती हैं उत्पाद में। स्थान जो है उपभोक्ता तक पहुंचने वितरण का जो माध्यम है उसको हम बोल सकते हैं, जिसमें परिवहन, भंडारण, इन्वेंट्री, स्थानीयकरण जो है सारे तत्वों को शामिल किया जाता है। इसके अलावा जो है प्रमोशन यानी कि हम उसको कैसे प्रमोट करेंगे, तो संवर्धन जो है सभी क्रियाओं जिससे कि उत्पाद अपने उत्पाद को या उत्पादों के विक्रय हेतु जो प्रयोग किए जाते हैं उनको हम प्रमोशन या संवर्धन करेंगे। इसमें विज्ञापन भी आ सकता है, प्रचार प्रसार भी आ सकता है, सारी चीज़ें शामिल की जाती हैं। और कीमत जो है एंड जो है वो आपका सारे के सारे वैल्यूज़ को कंसीडर करके जो है कीमत को लगाया जाता है। तो कीमत में जो है आपको बाजार भी देखना पड़ता है, विज्ञापन भी देखना पड़ता है, व्यक्तिगत साधन कितने लगे थे ये भी देखना पड़ता है, भौतिक वातावरण क्या था ये भी देखना पड़ता है। इन सब चीज़ों को जो है आप देखोगे, जैसे कि कोई चीज़ जो गर्मी में मिलती है, जो फ्रूट आपको गर्मी में मिलता है सपोज़ करिए, तो वो गर्मी की बजाय अगर आप सर्दी में खरीदोगे तो काफ़ी कॉस्टली मिलेगा। तो ये चीज़ भी फ़र्क पड़ती है, यानी कि बाजार और मौसम भी, भौतिक अवस्थाएं भी प्रभावित करती हैं। तो ये आपके 4 P's हैं। तो सारे के सारे पी से ही नाम है, देखो पी से प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन एंड प्राइस, तो सारे इसको 4 P's बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स आर 4 P's। तो यहाँ पे जो है ये 4 P हैं, इनको ध्यान रखना है। इसका इंग्लिश में वर्जन यहाँ पे है। मैकार्थी ने जो अपने जो 4 P बताए हैं मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं इंग्लिश में। और जो है प्रोडक्ट को पहले आप डिफाइन कर देंगे, फिर प्लेस कर देंगे, फिर प्रमोशन कर देंगे, उसके बाद में प्राइस, और जो है आपका खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका पूरा सॉल्यूशन। और यहाँ पर जो है अभी मैं आपको दे रहा हूँ प्लेलिस्ट, आपके स्क्रीन पे सामने आने वाली है। तो इस प्लेलिस्ट को टच करके आप सारे सॉल्यूशंस देख सकते हैं। कई स्टूडेंट को क्या है कि कई सॉल्यूशंस नहीं मिलते हैं, तो वो कमेंट करते हैं या नहीं करते हैं, तो उनको पता नहीं होता है। तो इसलिए प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और मोर वीडियोस के लिए लगातार बने रहना, क्योंकि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज अभी 2 डाल चुका हूं मैं, हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर के। और इसी तरह से और दूसरे विषय के भी डाल दिए जाएंगे, लेकिन उनको पढ़ लेना तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन का कोई भरोसा नहीं है कि कहाँ से कैसे आ जाए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।